मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हम जो विषय पढ़े थे, लग्न साधन के विषय में हम लोग समझने की प्रारंभ किए थे। उसी लग्न साधन के ऊपर आज हम और थोड़ा चर्चा करेंगे। थोड़ी सी इस चर्चा में हम लोग जब लग्न की बात एक जन्म कुंडली में उठती है, उसमें में हमको यह ज्ञान होता है, जो सबसे प्रमुख मुख्य विषय है वह लग्न साधन है। शिशु कौन से लग्न में जन्म हुआ है, यह सबसे ज्यादा मुख्य है, क्योंकि बिना लग्न का कोई जन्म कुंडली बन नहीं सकता है। जितना जन्म कुंडली में राशि नक्षत्र का आभिमुख्य है, उससे ज्यादा जो मुख्य हम मानते हैं लग्न को, क्योंकि लग्न शरीर है और संपूर्ण जन्म कुंडली में जो तनुभाव है, जहां से शरीर संबंधी सुख दुख रूप गुण इत्यादि विचार किया जाता है, वह क्या है? लग्न है। और राष्ट्रीय जन्म कुंडली में हम लोग जब विषय को चर्चा में लाते हैं, उसमें राष्ट्रीय जन्म कुंडली और पूर्व भारतीय जन्म कुंडली, प्रत्येक स्थान की जन्म कुंडली में सामान्य सामान्य भिन्नता आकृति में है। उसको चित्रलेख में हम थोड़ा परिवर्तन केवल करते हैं। किसी उत्तर भारत में व संपूर्ण भारत में लगभग यही जन्म कुंडली प्रचलित है। दक्षिण भारत में और पूर्वीय भारत में, जैसे उड़ीसा इत्यादि प्रांत में, राशि स्थिर जन्म कुंडली का प्रचलन है। राशि स्थिर थोड़ा सा उड़ीसा के विषय में हम लोग आज भी चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा में कौन से प्रकार के जन्म कुंडली का प्रचलन है और उसमें लग्न हम लोग कहाँ बैठाते हैं। ये दोनों कुंडली में देखिए, यहाँ इस कुंडली में भाव स्थिर है, भाव स्थिर है, सॉरी। और इस कुंडली में राशि स्थिर है, ये राशि स्थिर कुंडली है। इसका अर्थ है, यदि ये राशि स्थिर है, यह राशि जो है वो मेष राशि है, और ये यदि भाव स्थिर है, यह भाव जो है वो तनुभाव, मतलब शरीर संबंधी विचार जो किया जाता है, तनु है। तनु मतलब लग्न होता है। ये लग्न का स्थान है और यह यहाँ मेष राशि का स्थान है। यदि इसमें इस कुंडली में राशि स्थिर होगा, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशि यहाँ इस कुंडली में स्थिर होंगे। यदि लग्न के हिसाब से इसमें परिवर्तन हम लोगों को संख्याओं को करना है, लेकिन यहाँ क्या है, 12 भाव स्थिर होने के कारण यहाँ तनु धना, तनु के बाद द्वितीय भाव जो है वो धन संज्ञा है। धन सहज, सहज मतलब सहोदर भ्रातृ और भगिनी का विचार किया जाता है। श्रुहुत, श्रुहुत मतलब सुख अथवा मित्रों का विचार किया जाता है। सुत, सुत मतलब पुत्र संबंधी विचार, सुत। इसके बाद रिपु, रिपु मतलब शत्रु का विचार। जाया, जाया मतलब पत्नी का विचार। मृत्यु, मृत्यु संबंधित संपूर्ण विचार। मृत्यु के बाद धर्म अथवा इसको भाग्य भी कहा जाता है, नवम भाव को। इसके बाद कर्म, आय,
व्यय। जहां लग्न की प्रश्न उठती है वहां ये 12 भाव एक एक लग्न माना जाता है। तनु लग्न, धन लग्न, सहज लग्न, ये प्रत्येक को एक एक हम लोग क्या मानेंगे, लग्न मानेंगे। और सबसे मुख्य क्या है, प्रथम लग्न जो उदय लग्न, जिसको हम तनु कहते हैं, शरीर कहते हैं, वह सबसे मुख्य है। और हम जन्म कुंडली निर्माण के लिए पहले क्या करते हैं, लग्न स्पष्ट निकालते हैं। और जो लग्न स्पष्ट हम लोगों को प्राप्त होता है उसके हिसाब से हम लोग संख्याओं को बैठाते हैं वहां। यहां भी वैसे ही है, जैसे यदि 5 राशि, 10 अंश, 20 कला, 45 विकला, ऐसा लग्न स्पष्ट आ जाए। यहाँ 5 राशि मतलब ये 5 सिंह बिता हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ यह लग्न कौन सा हो गया, कन्या लग्न हो गया। और शिशु का जन्म कौन से लग्न में हुआ है, कन्या लग्न में हुआ है। इससे हम लोगों को यह अर्थ मिल रहा है, इस कुंडली में, ये जो पूर्व भारतीय कुंडली हम लोग देख रहे हैं, इस कुंडली में जहां कन्या राशि होगा वहां लग्न लिखा जाएगा। यह कन्या राशि है, इसमें लौ लिखा जाएगा। और लौ के स्थान में एक, मतलब ये तनुभाव का संख्या है। और बाकी राशियों में केवल संख्या बैठा दिया जाएगा। 2 का मतलब धन, 3 का मतलब सहज, इसी प्रकार संख्याओं को, 12 संख्याओं को इस कुंडली में बैठाया जाएगा। 3 4 सुरहुत व सुख, 5 शुत, 6 7 8 9 10 11 12। इसका अर्थ है यहाँ जो 12 संख्या बैठाया गया है वह संख्या क्या है, भावों का संख्या, ये राशियों की संख्या नहीं है। परंतु इस राष्ट्रीय कुंडली में हम लोगों को स्थिर कौन सा है, भाव स्थिर है, राशि चलायमान है। यहाँ यदि लग्न हम लोगों को कन्या प्राप्त है, कन्या की संख्या जो होता है, कन्या का संख्या कितना है, 6 है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या का संख्या 6 है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 को बैठाएंगे। इसका अर्थ ये हो जाएगा लग्न में कन्या राशि है। यहाँ संख्या जो बैठाएंगे वह राशि का सूचक है। यहाँ इस पूर्व भारतीय कुंडली में जो संख्या बैठाया गया है वह भावों की सूचक है। यदि भावों की राशि, यहाँ जो संख्या बैठाएंगे राशियों की सूचक होगी, लग्न में हम 6 लिख रहे हैं, धन स्थान में हम लोगों को कितना लिखना पड़ेगा, 7, और सहज स्थान में 8, सुरहुत स्थान में 9, 10 11 12 1 2 3 4 5। इस कुंडली में कोई अंतर नहीं है, केवल इतना ही अंतर है, यहाँ भाव स्थिर है सर्व भारतीय कुंडली में, और पूर्व भारतीय कुंडली में राशि स्थिर है। देखिए जैसे कि जाया स्थान में मीन राशि है, 12 लिखा है, मतलब जाया मतलब पत्नी, पत्नी संबंधित विचार सप्तम भाव से हम लोग करते हैं। यहाँ सप्तम भाव में जाया लिखा हुआ है, और यहाँ 12 मतलब मीन राशि हो गया। इसमें आप देखिए जहां 7 लिखा हुआ है, 7 कहाँ लिखा है, 7 इस खाने में लिखा हुआ है, इस खाने को नजर दीजिए, 7 लिखा है मतलब सप्तम भाव है, और मीन राशि का स्थान यह हो गया। इसका अर्थ यह हुआ सप्तम भाव में मीन राशि। दोनों की कुंडली के फलादेश एक है, परंतु कुंडली बनाने की जो विधि है वह केवल भिन्नता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार दक्षिण भारतीय कुंडली आप देखेंगे तो इसमें सामान्य भिन्नता भी आप लोगों को दिखाई देगी। यह क्लॉकवाइज हम लोग क्रम से गिना करते हैं, वो विपरीत क्रम से, उल्टा से गिनेंगे, उतना ही अंतर है। आप यदि दक्षिण भारतीय कुंडली को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी, वह भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलते हैं, हम थोड़ा लग्न के विषय में चर्चा करते हैं। लग्न राशिनम उदय लग्नम, राशिनम यदि उदय लग्नम, जहां राशियों की उदय होती है वह स्थान क्या होगा, लग्न होगा।
तभी यहाँ प्रश्न उठती है, यदि इस चक्र में ये 12 राशि का हम एक चक्र बना देते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ऐसे करके 27 नक्षत्र को इसमें एक एक करके बैठा देते हैं, 27 नक्षत्र को रेवती तक, और इस स्थान को यहाँ एक उदय क्षितिज बना देते हैं। क्षितिज का अर्थ यह है, जहां हम खड़े हैं हमारी चारों ओर आकाश और पृथ्वी जहां जहां हमको सटा हुआ दिखाई दे, लगा हुआ, जुड़ा हुआ दिखाई दे, वह स्थान हमारा क्षितिज होता है। जैसे हम जहां निवास कर रहे हैं, जिस अक्षांश में निवास कर रहे हैं, कोई पुरी में, कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में, जहां जो निवास कर रहा है वहां एक सबसे ऊंचे मंजिल के ऊपर व ऊंचे स्थान के पहाड़ के ऊपर वो चला जाए और वहां खड़ा होकर करके अपने चारों ओर देखें, चारों ओर देखें तो जहां जहां हमको आकाश और धरती जुड़ा हुआ दिखाई देगा, वह एक सर्कल के जैसा वृत्ताकार हम लोगों को दिखाई देगा। वह हमारा क्या हो जाएगा? क्षितिज हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण आप लीजिए, हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, समुद्र के आर दूसरे पार तो हमको दिखता नहीं है, हमको क्या दिख रहा है ना, ये समुद्र, ये सागर आगे जाकर के आकाश के साथ जुड़ा हुआ हमको दिखाई देता है। हम यदि थोड़ा बहुत दूर तक समुद्र को अच्छे से देखेंगे, हम चारों ओर, हमको समुद्र भी आकाश के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा, सटा हुआ दिखाई देगा और वृत्ताकार एक सर्कल जैसा हम लोगों को दिखाई देगा। तभी हमारे चारों ओर जो हमको आकाश और धरती, पृथ्वी हमारा जुड़ा हुआ दिखाई देता है, सटा हुआ दिखाई देता है, वह क्या हो जाता है? हमारा क्षितिज होता है। अभी एक परिकल्पना करते हैं इसको क्षितिज के रूप में। और राशिणाम उदयम लग्नम, ये जो परिभाषा है, जहां उदय बिंदु है, और उदय बिंदु कहाँ होता है ना, पूर्व दिशा में। सूर्य का उदय हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक हमारे क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर, क्षितिज मतलब आकाश और धरती जहां पूर्व दिशा में सटा हुआ दिखाई दे, वहां से वो धीरे धीरे सूर्य ऊपर उठने लगता है, तभी हम सूर्य का उदय दर्शन करते हैं। और जो सूर्य उदय को दर्शन कर रहे हैं, वह स्थान क्या हो गया? हमारा उदय बिंदु हो गया। उस उदय बिंदु में जो राशि होगी वह हमारा क्या होगा? लग्न होगा। और इसी कारण से सूर्य उदय में यदि किसी शिशु का जन्म हुआ है, उदय काल में यदि किसी शिशु का जन्म हुआ है, उसके जन्म कुंडली में लग्न में आपको, ये लग्न कुंडली है, और उदय काल की लग्न कुंडली है, सूर्योदय काल की। इस लग्न कुंडली में आपको सूर्य लग्न में बैठा हुआ दिखाई देगा। इसका अर्थ यह हुआ, निश्चित यह शिशु सूर्योदय काल के आसपास में व सूर्योदय काल में ही शिशु का जन्म हुआ है। तो इससे हम लोगों को अर्थ यह समझ में आ रहा है, सूर्य से लग्न का डायरेक्ट संबंध है। जैसे जैसे सूर्य हमको आकाश के ऊपर उठते हुए दिखाई देता है, धीरे धीरे सूर्य का उदय के बाद धीरे धीरे सूर्य हमारे ऊपर उठते हैं और ठीक मध्याह्न काल में हमारे सिर के ऊपर आ जाते हैं, और सूर्यास्त काल में पश्चिम क्षितिज में धीरे धीरे सूर्य नीचे की ओर चले जाते हैं। इससे यह अर्थ होता है, सूर्य हमारे क्षितिज से ऊपर जितने समय तक, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक हमारे क्षितिज से ऊपर रहते हैं। इसीलिए क्षितिज ऊर्ध्वस्थे रवौ दिनम, ये परिभाषा कहा गया है। क्षितिज के ऊपर जब सूर्य रहते हैं तब दिन होता है, क्षितिज के नीचे जब चले जाते हैं, जैसे सूर्यास्त के बाद हमारे क्षितिज से नीचे चले जाते हैं सूर्य, हमको दिखाई नहीं देते हैं, इस कारण से वह क्या हो जाता है? रात्रि हो जाता है। क्षितिज ऊर्ध्वस्थे रवौ दिनम, क्षितिज अधस्थे रवौ रात्रि ही, इसका परिभाषा भी सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथ में प्राप्त है। इससे यह अर्थ हो रहा है, यदि किसी शिशु का जन्म सूर्यास्त काल में, अस्त बिंदु इसको हम मान रहे हैं, क्षितिज
और ये राशि वृत्त का, इसको हम राशि वृत्त मान रहे हैं, राशि वृत्त को भाव वृत्त व क्रांति वृत्त कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए, भाव वृत्त अथवा इसको हम क्या मान रहे हैं, क्रांति वृत्त। यह क्रांति वृत्त अथवा भाव वृत्त जहां अस्त काल में क्षितिज में सटा हो, जुड़ा हो, उस स्थान में जो लग्न होगा वह क्या हो जाएगा, अस्त लग्न होगा। और अस्त लग्न मतलब सप्तम लग्न होता है। यह इस स्थान को अस्त कहा जाता है सप्तम भाव कुंडली में, और ये उदय कहा जाता है। उदय लग्न में यदि सूर्योदय काल में शिशु का जन्म हो, उसके जन्म कुंडली में निश्चित लग्न में ही सूर्य होगा। यदि किसी शिशु का जन्म अस्तकाल में हो, उसके सप्तम भाव में आपको, निश्चित भाव में, ये सप्तम भाव है, और इसी सप्तम भाव में आपको सूर्य बैठा हुआ दिखाई देगा। यदि उदय में जन्म हो लग्न में, और यदि अस्त में जन्म हो, तभी उसके जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आपको सूर्य जरूर दिखेगा। उसी तरह एक हम लोग याम्योत्तर वृत्त को ही खींच लेते हैं। याम्य उत्तर मतलब उत्तर और दक्षिण की ओर होते हुए जो वृत्त जाता है वह याम्योत्तर वृत्त कहा जाता है। जैसे जन्म कुंडली में इस स्थान को आप पूर्व, इस स्थान को पश्चिम मान रहे हैं, उसी तरह दशम भाव जो है वो दक्षिण का सूचक है, दक्षिण दिशा का, और चतुर्थ भाव जो है वो उत्तर दिशा की सूचक है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इसे आप घुमाइए। ये मध्याह्न का स्थान है। इसको आप क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं। हमारे ठीक सिर के ऊपर जो भाग है, जब हमारे याम्योत्तर वृत्त में सूर्य आ जाए प्रत्येक दिन, उस समय में हमारा क्या होता है, मध्याह्न होता है। कोई कोई मानते हैं हमारी खमध्य में आ गया है सूर्य और हमारी सिर के ऊपर आ गया है। खमध्य में तो नहीं आता है हर दिन। हर दिन क्या होता है, याम्योत्तर को लंघन करने के लिए जो समय होता है सूर्य का, वह हमारा मध्याह्न होता है। और उसी मध्याह्न के समय में सूर्य हमारे सिर के ऊपर हो जाने के कारण उसी स्थान को दशम लग्न कहते हैं हम लोग। यह दशम भाव है, और इसी दशम भाव में मध्याह्न काल में यदि किसी शिशु का जन्म हो रहा है, उसके जन्म कुंडली में सूर्य निश्चित रूप से आपको कहाँ बैठा हुआ दिखाई देगा, दशम भाव में दिखाई देगा। इसको आप क्या कहेंगे, मध्याह्न काल की शिशु का जन्म है। इसी प्रकार यदि मध्यरात्रि में किसी को जन्म हो, जो यहाँ खड़े हैं कोई बंदा, उसके ठीक सिर के ऊपर मध्याह्न होगा, ठीक पैर के नीचे मतलब उस तरफ क्या होगा, यह मध्यरात्रि का स्थान होगा। इसको पाताल भी हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए चतुर्थ भाव को पाताल लग्न कहा जाता है। इसी मध्यरात्रि समय में जिस शिशु का जन्म हो, हम अपोजिट साइड कर रहे हैं, उत्तर दिशा में, दक्षिण और उत्तर, पूर्व, पश्चिम ऐसे करके बांट रहे हैं। तो उत्तर दिशा में मध्यरात्रि काल में जिस शिशु का जन्म हो, उसके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में आपको सूर्य का स्थिति दिखाई देगा। यदि सूर्योदय काल में हो तभी लग्न में, मध्याह्न काल में दशम भाव में, सूर्य अस्त काल में सप्तम भाव में, और मध्यरात्रि समय में जन्म हो चतुर्थ भाव में हम लोगों को सूर्य का स्थिति दिखाई देगा। इससे हम लोगों को यह अर्थ होता है, जैसे जैसे सूर्य ऊपर उदय काल में, जैसे वर्तमान समय में वृश्चिक लग्न में सूर्य है, वृश्चिक राशि में, क्योंकि संक्रांति वृश्चिक संक्रांति हुआ है, और वृश्चिक संक्रांति होने के कारण सूर्य वर्तमान समय में 1 महीना तक सूर्य वृश्चिक राशि में है।
संक्रांत्यात् संक्रांतिम यावत् सौरमासः, यह परिभाषा हम लोग पढ़े थे। सूर्य एक महीना में एक राशि को भोग करता है, तो एक राशि 30 अंश का होता है, एक सौर दिन एक अंश का होता है। सूर्य प्राय लगभग एक एक अंश प्रतिदिन भोग करता है और 30 दिन में 30 अंश को भोग कर लेता है। और प्रत्येक एक एक अंश को जैसे जैसे भोग करेगा आगे जा करके संपूर्ण एक महीना में एक राशि भोग कर लेगा। इसी कारण से जब तक वृश्चिक राशि में सूर्य है उस समय में उस महीना सूर्य का उदय जब होगा, सूर्योदय काल में लग्न में उदय भाग में उदय क्षितिज में आपको यहाँ वृश्चिक राशि दिखाई देगी। यह वृश्चिक राशि का उदय काल में स्थान होगा और जैसे सूर्य को ऊपर आप उठाएंगे वैसे वृश्चिक राशि भी ऊपर उठते जाएगा। प्रति 2-2 घंटे के बाद वृश्चिक राशि एक संपूर्ण जो राशि चक्र का भोग है वो 24 घंटे में हो जाता है और 24 घंटे में 12 लग्न होने के कारण प्रति 2-2 घंटे में एक लग्न का चेंज हो जाता है। इसी कारण से सूर्योदय के 2 घंटे के लगभग 2 घंटे के बाद, संपूर्ण 2 घंटा नहीं होता है, कुछ आगे पीछे भी होता है, और 2 घंटे के बाद सूर्य जब वृश्चिक राशि को ऊपर लेकर उठ जाता है तभी इस स्थान में उदय स्थान में, इसको उदय क्षितिज कहा जाता है, लग्न का बिंदु कहा जाता है। इसी लग्न बिंदु में धनु राशि आ जाएगी। फिर से कुछ समय के बाद जब वृश्चिक राशि ऊपर उठेगी, यहाँ धनु और इस स्थान में क्या होगी, लग्न स्थान में मकर आ जाएगी। इसी तरह एक एक करके जैसे जैसे वृश्चिक का ऊपर उठना चालू होगा वैसे वैसे लग्न क्या हो जाएगी, चेंज होते जाएगी। जब सूर्यास्त काल में वृश्चिक राशि यहाँ होगी और इस स्थान में क्या होगा, वृषभ राशि, उससे सप्तम राशि जो होता है वृषभ राशि लग्न स्थान में हो जाएगी। उस शिशु का जन्म वृष राशि में होगा, लग्न क्या हो जाएगा, वृष लग्न का हो जाएगा और सप्तम भाव क्या होगी, वृश्चिक राशि का हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को एक अहोरात्र में 12 लग्न को समझ लेना चाहिए। और हम लोग अभी यह डाउट हमारी क्लियर हो गया है, ये जो संपूर्ण लग्न का परिवर्तन हो रहा है वो सूर्य और लग्न स्पष्ट के अंतर से हम लोगों को समय के अनुसार पता चल रहा है। आगे चलते हैं। लग्न साधन करने के लिए तभी हम लोगों को क्या क्या सोपान में गति करना चाहिए, लग्न साधन की विषय। लग्न साधन में हम मुख्य 4 लग्न समझे हैं और 12 तो लग्न होते हैं, 4 का इंपोर्टेंट दे रहे हैं। एक तो उदय लग्न, अस्त लग्न, खमध्य लग्न मतलब दशम लग्न और पाताल लग्न मतलब चतुर्थ लग्न, ये 4 है। और जैसे आमने सामने भाव होते हैं, लग्न का सप्तम भाव अस्त लग्न होता है, लग्न उदय लग्न, सप्तम भाव अस्त लग्न, और खमध्य लग्न उसके सामने वाला भाव जो है वो पाताल लग्न, इसलिए दसम भाव का आमने सामने भाव जो होता है वो चतुर्थ होता है। अभी हम लोगों को लग्न साधन के कौन से उपकरण है उस विषय में जानना है। सबसे 1 नंबर में हम लोगों को क्या चाहिए, सूर्य स्पष्ट। पिछले कक्षाओं में हम सूर्य स्पष्ट साधन किए हैं और उसी सूर्य स्पष्ट के आधार पे हम लोगों को लग्न का ज्ञान करना है, इसलिए सूर्य स्पष्ट का प्रयोजन है इसमें लग्न साधन में। और दूसरे में हम लोगों को इष्टकाल की आवश्यकता है और इष्टकाल शिशु जिस समय में जन्म होता है उसी समय का जो घटी पल का मान है उसको इष्टकाल कहा जाता है। जन्म समय से सूर्योदय को घटा करके 2.5 गुणा करते हैं तो हम लोगों को इष्टकाल प्राप्त होता है और इष्टकाल के अभ्यास कई सारे हम लोग कर चुके हैं। तीसरे में 12 राशियों की उदयमान, राशि उदयमान हम लोगों को साधन करना है।
ये राशि उदयमान क्या है, कैसे हम लोगों को ज्ञान करना है, इसको भी समझेंगे। और चतुर्थ सोपान में हम लोगों को क्या चाहिए, अयनांश का ज्ञान करना चाहिए, अयनांश साधन। अभी थोड़ा राशि उदयमान के बारे में समझ लेते हैं। ये राशि उदयमान लंकोदयमान से प्राप्त होता है। लंकोदयमान से प्राप्त होता है। और लंकोदयमान क्या है ना, एक लंका करके क्षितिज है जहां पर अक्षांश शून्य होता है। उसी लंका क्षितिज में जहां अक्षांश शून्य होता है, उस क्षितिज में जो 12 राशियों की उदयमान है, उदयमान मतलब नाड़ीवृत्तीय मान है, घटी पल में मान है, पलात्मक मान है, उसको लंकोदयमान कहा जाता है। ये लंका निरक्ष क्षितिज अक्षांश जहां शून्य होता है। एक विषय अक्षांश शून्य का अर्थ यहाँ ग्लोब में आप लोग देख लीजिए, एक ग्लोब है और इस ग्लोब में जो बीचों बीच जो रेखा गया हुआ है, इसको विषुवत रेखा व इक्वेटर कहा जाता है। ये ठीक उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु में, मेरु के बीच में है, आधे में, मिझले में है, मध्य में है। और उत्तर मेरु दक्षिण मेरु के बीच में होने के कारण इन दोनों का, सुमेरु और कुमेरु में जो निवास करते हैं, सुमेरु में हम परिकल्पना करते हैं देवताओं को और कुमेरु में हम राक्षसों को परिकल्पना करते हैं। इन दोनों की जो बीच वाला क्षितिज वृत्त है, यहाँ जो खड़े होंगे उन लोगों को यहाँ तक दिखाई देगी, इसके नीचे नहीं दिखाई देगा। यहाँ भी जो खड़े होंगे कुमेरु में, उन लोगों को इस धरातल के ऊपर जो लोग निवास कर रहे हैं इस कुमेरु में, उनको क्षितिज, यह इनका क्षितिज क्या होगा, यही होगा। इसको विषुवत रेखा व नाड़ी वृत्त व काल वृत्त व भूमध्य रेखा ये भी कहा जाता है। इस स्थान में क्या है, जीरो लिखा गया है, आप लोग नजर दीजिए। ये जीरो मतलब शून्य अक्षांश का देश ही। इस रेखा के ऊपर जितने सारे देश है, उन सभीयों का अक्षांश क्या है, शून्य है। और इस रेखा से धीरे धीरे जब हम ऊपर उठने लगते हैं, तभी हमारा अक्षांश क्या होगा, बढ़ती जाती है। और ये अक्षांश बढ़ते बढ़ते सुमेरु में 90 अक्षांश हो जाता है। इसी तरह नीचे भी हम लोग जाएंगे तो नीचे की ओर क्या होगी, अक्षांश धीरे 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 बढ़ के कुमेरु में भी जो अक्षांश होगा वो 90 हो जाएगा। कुमेरु में अक्षांश 90 है और सुमेरु में भी अक्षांश 90 है और बीच में विषुवत रेखा के ऊपर जो अक्षांश है वह शून्य है, बार बार कह रहा हूं। और इस अक्षांश में, इसी अक्षांश, शून्य अक्षांश के ऊपर जो देश है, इसको निरक्ष देश, निरक्ष मतलब न अक्ष, निरक्ष, निरक्ष देश कहा जाता है। इसी प्रकार आप यहाँ भारत को देखेंगे तो ठीक सुमेरु और कुमेरु को होते हुए भारत के एक वृत्त का परिकल्पना करेंगे तो सुमेरु कुमेरु होते हुए जो इस विषुवत रेखा के ऊपर जो याम्योत्तर रेखा, उत्तर दक्षिण रेखा विषुवत रेखा के ऊपर जहां लगेगी, वह जो शून्य अक्षांश का देश होगा वह क्या है, लंका है। लंका प्राचीन काल में रावण का पुरी, जहां सीता मैया को वो बंदी करके रखा था, वह रावण का पुरी लंका निरक्ष देश, यह समुद्र के अंदर एक महाद्वीप के रूप में था। अभी श्रीलंका है, श्रीलंका से और भी नीचे वह निरक्ष देश लंका देश था। इस स्थान में अक्षांश शून्य होने के कारण राशियों की मान जो है वो होता है, वो स्थिर होता है। राशियों की जो उदयमान होता है, मेष वृष मिथुन आदि राशियों की उदयमान क्या होता है, स्थिर होता है, चलायमान नहीं होता है। इसीलिए प्राचीन गणकों ने, सैद्धांति जो विद्वान हैं, विद्वानों ने उसी स्थान का, निरक्ष स्थान का, अक्षांश शून्य स्थान का ही राशियों की उदयमान पहले साधन किए हैं और वह पलात्मक मान में साधन किए हैं। जैसे कि मेष राशि का उदयमान, 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 मे
278 और वृष राशि का 299 और मिथुन राशि का जो उदयमान है 323। इस प्रकार लंकोदयमान को, यह क्या है, लंकोदयमान है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखिए, ये तीनों उदयमान याद हो जाएंगे तो और बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों को उल्टा देते हैं तो और बाकी 3 राशियों का हो जाता है। जैसे मिथुन का जो है वही कर्क राशि का लंकोदयमान है 323 और सिंह का उदयमान जो है 299 और कन्या का लंकोदयमान जो है वह क्या है 278। 278, 299, 323, 323, 299, 278 मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या 6 राशियों का उदयमान हो जाता है। इसको उल्टा देने से और बाकी 6 राशियों का भी हो जाएगा, इससे 12 राशियों का हो जाएगा। जैसे कन्या का जो है वही तुला का और वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इसी प्रकार 12 राशि का हो जाएगा। जो मेष का होगा वो मीन का होगा, जो वृष का उदयमान है वो कुंभ का भी उदयमान वही है, मिथुन का उदयमान 323 और मकर का भी उदयमान 323, कर्क का 323, धनु का भी 323 और सिंह राशि का 299, वृश्चिक राशि का भी 299, कन्या का 278, तुला का भी 278। इस प्रकार लंकोदयमान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और इसमें चरखंड को 3 जगह में माइनस और बाकी आगे 3 जगह में प्लस करने से हम लोगों को हमारे स्थान का राशि उदयमान, स्वदेश का राशि उदयमान प्राप्त होता है। ये चरखंड, 3 चरखंड हम लोगों को पलभा से ज्ञान होगा। आगे जाके पलभा क्या है उसको भी समझेंगे। आप लोग सूत्र के तरह नोट कर लीजिए। प्रथम चरखंड और सेकेंड चरखंड और थर्ड चरखंड। 3 चरखंड को पहले तीनों स्थान में माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस करना है थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट चरखंड। इस तरह 3 स्थान में पहले शुरू में माइनस, उसके बाद 3 स्थान में प्लस कर देंगे तो हमारे स्वदेश का राशि का उदयमान हम लोगों को प्राप्त होगा। तभी ये चरखंड हम लोगों को कैसे निकालना है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। ये जो निरक्ष देश है जहां अक्षांश शून्य होता है वो कौन से स्थान में है, ना विषुवत रेखा के ऊपर होता है, इक्वेटर के ऊपर। इसी विषुवत रेखा के ऊपर हम परिकल्पना करते हैं सूर्य एक वर्ष में 2 दिन भ्रमण करता है विषुवत रेखा के ऊपर, जिसको हम विषुवत दिन भी कहते हैं। एक सायन मेष के आरंभ में और दूसरा सायन तुला के आरंभ में। सायन मेषादो, सायन तुलादो। मेष के आरंभ मतलब 21 मार्च को नोट कर लीजिए। 21 मार्च सायन सूर्य, जिसमें अयनांश जुड़ा रहता है उसको सायन कहते हैं। वह सायन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। मेषारंभ, मेष के आरंभ में प्रवेश करता है और 23 सितंबर को वही सायन सूर्य तुलारंभ में प्रवेश करता है, तुला के आरंभ बिंदु में प्रवेश करता है। 21 मार्च को विषुवत रेखा के ऊपर भ्रमण करता है, दिन और रात्रि बराबर हो जाता है। 23 सितंबर को भी इसी विषुवत रेखा के ऊपर भ्रमण करने के कारण उस दिन क्या होता है, दिन और रात्रि बराबर का हो जाता है। अहोरात्र समान होने के कारण, दिन रात्रि समान होने के कारण विषुवत दिन कहा जाता है उस दिन को। उसी दिन हमारे स्व स्थान में जो एक 12 अंगुल का छड़ी हम लेंगे, एक छड़ी का
ये सीधे पूरा स्ट्रेट एक शंकु ले जाएंगे, छड़ी को शंकु कहते हैं, एक शंकु ले जाएंगे। उस शंकु का जो छाया हम लोगों को मध्याह्न काल में प्राप्त होगा। किस समय में? इसको भी नोट कीजिए, 21 मार्च 23 सितंबर को मध्याह्न काल में 12 अंगुल शंकु के जो छाया प्राप्त होगा, यह क्या है? छाया है। यह जो छाया है इसको हम क्या कहेंगे? पलभा कहेंगे। मध्याह्न काल में 12 अंगुल शंकु मतलब छड़ी का, सीधे छड़ी का जो भूमि को समतल बनाएंगे, पूरा अच्छे से एक्यूरेट समतल बना देंगे, वज्रलेप इत्यादि देके, सीमेंट लेप इत्यादि दे करके, जैसे पानी चारों ओर समान परिमाण से प्लवित हो, विच्छुरित हो, उस प्रकार समतल बनाने के बाद उसमें एक शंकु रखेंगे सीधा, और वह शंकु का जितना मध्याह्न काल में हम लोगों को छाया प्राप्त होगा, 12 अंगुल से ही कम प्राप्त होगा, उस छाया को हम लोग क्या कहेंगे? पलभा कहेंगे। यही पलभा हमको चरखंड देता है। जैसे पलभा को 3 स्थान में रखना है। पहले स्थान में 10 में गुणा कीजिए, फर्स्ट चरखंड हम लोगों को प्राप्त होगा। दूसरे स्थान में 8 में गुणा कीजिए, दूसरा चरखंड प्राप्त होगा। और तीसरे स्थान में पलभा को 10 में गुणा करके 3 में भाग दीजिए, तृतीय चरखंड हम लोगों को प्राप्त होगा। पहले स्थान में पलभा को 10 में, और दूसरे स्थान में 8 में, और तीसरे स्थान में 10 में गुणा करके 3 में भाग दे दीजिए, आप लोगों को क्या प्राप्त होगा? 3 चरखंड प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, जिस स्थान का पलभा हम लोग को 4 अंगुल प्राप्त हो, उसी तरह 4 को 10 में गुणा करेंगे 40 होगा, 4 को 8 में गुणा करेंगे 32 होगा, और वही 4 को 10 में गुणा करके 3 में भाग देंगे, कितना? 40/3 कितना हो जाएगी? 40 को 3 में आप भाग दे दीजिए, उससे आपको पलभा का तृतीय चरखंड का ज्ञान हो जाएगा। जैसे 40/3 13.3 कुछ आ रहा है, इसको 13 मानिए। पहला चरखंड जो है वो फास्ट चरखंड 40, ये पलात्मक प्राप्त होता है, इसको भी ध्यान रखना है, घटी नहीं है, पल में प्राप्त होता है। ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये 3 चरखंड हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसी चरखंड को लंकोदयमान में पहले 3 स्थान में माइनस और नीचे की 3 स्थान में प्लस करेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? हमारे जिस स्थान का पलभा 4 अंगुल है, उसी स्थान का हम लोगों को 12 राशियों की उदयमान प्राप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। ऊपर देखिए 278 माइनस 40 और 299 माइनस 32 और 323 माइनस 13। पहले 3 स्थान में माइनस करना है, तभी यहाँ 2 3 8, यहाँ 7 6 और 2 0 1 3, यह हो जाएगा। इसके बाद यह मेष राशि का, ये वृषभ राशि का राशि उदयमान हो गया। यह जो है मिथुन राशि का राशि उदयमान, स्वदेश का राशि उदयमान प्राप्त हुआ। इसको इसी तरह 323 उल्टा देना है 13, 3 3 6 और 2 1 3 3, 336
299 में 32 को प्लस करना है, 9 2 11, 9 3 12 1 13, 3 एकम 3 331। उसके बाद 278 में 40 को भी प्लस कर लेना है, 8 का 8 और 7 4 11, 3 318। इसलिए मिथुन का हो गया था, मेष अब वृष मिथुन 3 का राशि उदयमान प्राप्त हुआ था। मिथुन के बाद कर्क राशि का, उसके बाद सिंह का, इसके बाद कन्या राशि का स्वदेश का राशि उदयमान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो 6 राशि का राशि उदयमान प्राप्त हो गया है उसको हम उल्टा देते हैं तो, और बाकी 12 राशि का कन्या का जो है वो तुला का, और सिंह का जो है वो वृश्चिक का, इसी तरह मीन तक आपको 12 राशियों की उदयमान प्राप्त हो जाएगा। इसी राशि उदयमान को लेकर के इष्टकाल सूर्य स्पष्ट को आधार मान के हम लोग आगे जाके लग्न साधन करेंगे। केवल विषय यहाँ अयनांश की है, और पिछले कक्षा में हम लोग अयनांश के विषय में सामान्य जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ था, और आगे जाकर के अयनांश के विषय में हम लोग आगे की कक्षा में और थोड़ा समझेंगे। आज आप सभी को धन्यवाद है आज की कक्षा के लिए, और आप यह जो है इस विषय को अपने घर में अभ्यास कीजिए, उससे लंकोदयमान और कैसे चरखंड को व पलभा को हम लोग अक्षांश के आधार पर बना सकते हैं, उसका सूत्र भी कल की कक्षा में हम समझा देंगे। आप थोड़ा अपना अपना अभ्यास जारी रखें। सबको धन्यवाद है।